हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रॉय ट्यूटोरियल बाय श्रीत राय। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर है, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था थ्योरी को देखे थे पहला चैप्टर का। आज इसी से रिलेटेड पहले चैप्टर का आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और वीडियो के अंत में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपका एक कमेंट से जो है हमको वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे केल्विन को सेल्सियस में बदलना है या सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें सेल्सियस दिया रहेगा और केल्विन में उसको चेंज करना है, तो केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यानी केल्विन में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्सियस में 273 को जोड़ते हैं, और यदि हमें सेल्सियस से निकालना है तो केल्विन में से 273 को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हम ये पहले प्रश्न को बनाएंगे। तो चलिए एक एक करके इसे को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, इसमें दिया है कि 300 केल्विन दिया है, इसको जो है हमें सेल्सियस में चेंज करना है। यानी केल्विन दिया है और सेल्सियस में हमें आंसर देना है। तो केल्विन दिया है और सेल्सियस में चेंज करना है, तो इसमें क्या करना है, सेल्सियस निकालना है। तो सेल्सियस बराबर क्या होता है, केल्विन माइनस 273। यानी केल्विन दिया है तो उसमें से 273 को घटाएंगे। तो 300 केल्विन है, इसमें से 273 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 डिग्री आएगा। 27 डिग्री ये किस में होगा, तो सेल्सियस में होगा। ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है। फिर उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है कि 573 केल्विन दिया हुआ है, इसको जो है सेल्सियस में चेंज करना है। तो केल्विन दिया है और सेल्सियस में चेंज करना है, तो सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, केल्विन में से 273 को घटाते हैं। तो यहाँ पे केल्विन दिया है 573, इसमें से 273 को घटाएंगे तो आएगा आंसर कितना, 300 डिग्री, और वो किस में होगा, सेल्सियस में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। अब यहाँ पे टेम्परेचर को जो है केल्विन में चेंज करना है। ठीक है, केल्विन में बदलना है। पहला प्रश्न में सेल्सियस में चेंज करना था, इसमें दूसरा सेकंड क्वेश्चन में है केल्विन में बदलना है। तो यहाँ पे सेल्सियस दिया और हमें केल्विन में आंसर चाहिए, तो उसके लिए हम ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यानी केल्विन में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्सियस में 273 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसमें 273 जोड़ेंगे तो केल्विन में आंसर आएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री को जोड़ते हैं तो ये 300 केल्विन हो जाता है। तो केल्विन में आंसर आया है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 373 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमें केल्विन में चेंज करना है। तो इसमें क्या करेंगे, 273 को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इसका आंसर जो आएगा केल्विन में आएगा। तो इसको जोड़े हैं 373 को 273 डिग्री सेल्सियस को, यानी 273 में चेंज करेंगे तो केल्विन बदल जाएगा। तो आंसर आया 650 केल्विन। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित अवलोकनों के लिए कारण लिखें। पहला इसमें नेफ्थलीन को रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। यानी नेफ्थलीन को जो है अगर खुला में छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, कुछ समय के बाद वो जो होता उड़ जाता है, यानी अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये जो नेफ्थलीन जो होता है ये ऊर्ध्वपादित पदार्थ होता है। नेफ्थलीन जो होता है ये ऊर्ध्वपादित पदार्थ होता है। ऊर्ध्वपादित कहने का वो होता है कि ठोस से सीधे क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। इसको जब हम खुला छोड़ते हैं, इसको जब हीट करते हैं तो ये क्या होता है, इसको रखने के बाद ये ठोस से क्या बन जाता है, सीधे गैस में बदल जाता है। गैस क्या हो जाता है, हल्का होने के कारण ऊपर चला जाता है, इसी कारण ये क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो आगे प्रश्न है इसके बाद। अब आगे जो प्रश्न दिया है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। इत्र जो क्या होता है, सेंट होता है, इसका गंध जो है दूर बैठे हुए तक भी पहुंच जाता है। इसका रीज़न है कि विसरण के कारण, कि विसरण की गति जो होती है फास्ट होती है, और गैसों में सबसे ज़्यादा विसरण होता है। डिफ्यूजन रेट जो होता है सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उससे कम जो होता है द्रव में होता है, और सबसे कम ठोस में होता है। इसी कारण के वजह से जो होता है इत्र की गंध जो है दूर बैठे हुए व्यक्ति तक भी क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू डिफ्यूजन यानी विसरण के कारण, ये इसका रीज़न है। अब आगे प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करना है। अब इसमें आकर्षण के अनुसार इस पदार्थ को जो है व्यवस्थित करना है। तो पहला है इसमें जल, दूसरा है चीनी, तीसरा है ऑक्सीजन। तो इसके हमें आकर्षण यानी आकर्षण के अनुसार सजाना है। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण जो होता है सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद क्या होता है, द्रव में होता है, और उसके बाद क्या होता है, गैस में होता है।
ठीक है। तो इसमें देखना जल जो है क्या है, द्रव है, चीनी क्या है, ठोस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो इसी के आधार पे हम इस प्रश्न को अरेंजमेंट करेंगे। तो ठोस सबसे ज़्यादा ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, सबसे कम गैस में होगा। तो इसमें देखना कि ठोस इसमें क्या है, चीनी है, तो चीनी जो है बी नंबर में, बी हो जाएगा। इसके बाद उसके बाद क्या है, द्रव कौन सा होगा, द्रव जल होता है, तो जल को ए नंबर यहाँ पे हो जाएगा इससे बड़ा। और सबसे कम जो होगा ये ऑक्सीजन क्या है, सी नंबर है। तो यहाँ पे ये इस प्रश्न को जो है हम इसके आधार पर देखेंगे, यानी ठोस, द्रव और गैस। यानी ठोस में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। निम्नलिखित तापमान पर जल की जो भौतिक अवस्था है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब आगे प्रश्न है, इसमें कारण भी देना, ये सब क्वेश्चन है कि रीजन वाला है, कथन कारण यानी रीजन टाइप का है। तो हमें मेन प्रश्न यहाँ 5 तक ही देखना था। अब आगे जो है इसी वीडियो में जो है हम आगे प्रश्न में देखते हैं दृष्टि पब्लिकेशन का जो पब्लिकेशन MCQ आया है, उस प्रश्न को इसी चैप्टर से रिलेटेड पहला चैप्टर को हम क्वेश्चन MCQ को देखेंगे। तो चलिए उस दृष्टि पब्लिकेशन का जो बुक है NCERT का, उसमें जो क्वेश्चन दिया है पहला चैप्टर का, उसको देखते हैं। दृष्टि पब्लिकेशन का जो NCERT का बुक है उसी का MCQ है। तो इसमें है पहला क्वेश्चन कि सामान्यतः पदार्थ या द्रव की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस होती है। पदार्थ की इन अवस्थाओं के अभिलाक्षणिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोसों, पहला इसमें है, पहला ऑप्शन है कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीडितता काफ़ी कम होती है। दूसरा है कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। तो अब इसमें देखना है कि इसमें क्वेश्चन करेगा सामान्यतः पदार्थ या द्रव की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस होती है। पदार्थ की इन अवस्थाओं के अभिलाक्षिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है ठोस और द्रव की तुलना में गैसों की संपीडितता काफ़ी कम होती है। सबसे ज़्यादा संपीडितता कंप्रेसिबिलिटी का जो गुण होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे कम जो होता है कंप्रेसिबिलिटी वो ठोस में होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा द्रव में होता है और सबसे ज़्यादा होता है गैस में। यानी ठोस जो होता है वो रिजिड बॉडी का होता है, कठोर होता है, इसलिए इसमें कंप्रेसिबिलिटी का गुण जो होता है काफ़ी कम होता है। और द्रव में क्या होता है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा जो कंप्रेसिबिलिटी का गुण होता है यानी संपीडितता का जो गुण होता है वो गैस में होता है। गैस में क्या होता है, जैसे दबाएंगे तो वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों का संपीडितता जो है काफ़ी कम होती है। ये इसका ऑप्शन गलत है, यानी ये स्टेटमेंट जो है इसका गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है गैस में, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कम दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। हाँ, विसरण जो है तीनों में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन रेट जो होता है, विसरण की दर जो होता है सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उससे कम जो होता है द्रव में होता है, और सबसे कम जो होता है वो ठोस में होता है। तो विसरण जो होता है तीनों में होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिया है, केवल 2। तो इसमें सही पूछ रहा था कौन सा कथन सही है, पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा, यही इसका रीजन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बर्फ़ और उस पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर बर्फ़ का गलनांक जो दिया है वो 373 केल्विन होता है। बर्फ़ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ़ के पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान रहता है। तीसरा है कि बर्फ़ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो इसमें जो दिया है, इसका आंसर जो दिया है केवल 2 दिया है, यानी इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन केवल 2 आंसर सही है, बाकी ऑप्शन जो है इसका गलत है। यानी बर्फ़ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ़ के पिघल जाने तक उसका जो तापमान होता है हमेशा एक समान रहता ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब तक वो बर्फ़ को जब गर्म करते हैं तो जब तक वो पिघल ना जाए तब तक एक समान जो उसका टेम्परेचर रहता है। तो ये ऑप्शन इसका क्या है, सही है, बाकी ऑप्शन जो है इसका गलत है। और बर्फ़ का गलनांक जो होता है 273.16 केल्विन होता है, जो कि यहाँ पे 373 केल्विन दिया है, ये आंसर गलत है, ये स्टेटमेंट इसका जो है गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तापमान का ऐसा मात्रक कौन सा है। तो तापमान का जो ऐसा मात्रक होता है वो केल्विन होता है, तो आंसर इसका बी सही है। इसके बाद यह है कि किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे किसी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो
सीधे यहाँ पे प्रश्न दिया है कि किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो सब्लिमेशन कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यानी ठोस से सीधे वो गैस बन जाएगा तो वो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, जिसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर का नेफ्थलीन की गोली, आयोडीन, टिंचर आयोडीन जिसको बोलते हैं, और इसके बाद जो हो गया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या हो ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। ये सीधे क्या होता है, ठोस से सीधे गैस बन जाता है, तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहते हैं, तो इसमें जो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, पहला ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लेंगे एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर द पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क बर्फ कहते हैं। यानी ये भी क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस, ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ये भी क्या होता है, सीधे ठोस से क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के रूप में क्रमशः प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को प्राप्त किया है। पदार्थ की इन दोनों अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। फ्लोरेसेंट ट्यूब और पहला ऑप्शन है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब और न्यून बल्ब में प्लाज्मा होता है। दूसरा है सूर्य और तारों की चमक पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के कारण होती है। तो देखिए इसमें प्लाज्मा जो होती है वो चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा वो होता है जैसे सूर्य है, सूर्य जो चमकता है किसके वजह से, प्लाज्मा के कारण चमकता है, क्योंकि उसके चारों साइड क्या होता है, प्लाज्मा होता है, जिसके कारण वो प्लाज्मा जो होता है काफ़ी हाई टेम्परेचर का होता है, इसलिए वो सूर्य क्या होता है चमकते हुए, और तारे के पास भी चारों ओर क्या होता है प्लाज्मा होता है, जिसके कारण वो काफ़ी ये 6000 डिग्री सेल्सियस काफ़ी टेम्परेचर होता है, जिसके कारण वो प्लाज्मा क्या होता है वो चमकते हुए नज़र हमें सूर्य और तारा भी दिखाई देता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब और न्यून ट्यूब में प्लाज्मा होता है, तो ये इसमें क्या होता है, तो यही आंसर इसका सही होगा। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में जो होता है प्लाज्मा होता है। दूसरा ऑप्शन है सूर्य और तारों की चमक पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के कारण होती है, तो ये गलत है। पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो प्लाज्मा होती है, जिसके कारण ही सूर्य और तारा क्या होते हैं चमकते हुए नज़र आते हैं। तो ये आंसर सही होगा। तो इसमें को पूछना है कि दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर पहचानिए। तो इसमें पहला है केवल एक, केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो, दोनों, और डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर ए दिया है, केवल एक ही सही होगा, क्योंकि दो नंबर क्या है गलत है। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था यहाँ पर दिया है, जबकि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होता है प्लाज्मा होता है, जिसके कारण सूर्य और तारा चमकते हुए नजर आते हैं। जो इसका टेम्परेचर जो होता है काफ़ी हाई होता है, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जिसके कारण की वजह से ये सूर्य और तारा चमकते हुए हमें नज़र दिखाई देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाष्पीकरण जो होता है, अब इसके कथन पर देखना कि वाष्पीकरण के संदर्भ में कौन कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है यह एक सतही परिघटना है। दूसरा है इसकी दर तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है। तीसरा है इससे ठंडक उत्पन्न होती है। तो इसका जो देखिए, अब इसमें जो वाष्पीकरण जो होता है वो सरफेस पे होता है, यानी ये सतही परिघटना है, ये बिल्कुल राइट सही है। किसी भी सरफेस पे ये होती है, ये स्टेटमेंट सही है। इसकी दर जो होता है, वाष्पीकरण की दर जो होता है वो तापमान पर भी डिपेंड करता है, आर्द्रता पर भी करता है और वायु की गति पर भी करता है। यानी टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा, फास्ट होगा। आर्द्रता यदि ज़्यादा होगा, यानी नमी ज़्यादा होगा, तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा, स्लो होगा। यदि नमी कम होगा तो वाष्पीकरण की दर जो होता है वो क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक उसी प्रकार से वायु की गति जो होगा, अगर तेज़ हवा यदि तेज़ बहती है तो वाष्पीकरण की गति जो होगा, वाष्पीकरण की दर जो होगा फास्ट होगा। यदि हवा स्लो है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा, स्लो होगा, धीरे धीरे होगा। तो ये सारे फैक्टर इसका ये भी स्टेटमेंट सही है। और इसमें तीसरा ऑप्शन दिया है कि इससे ठंडक उत्पन्न होती है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसमें उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन दिया है इसमें केवल एक और दो, केवल दो, केवल तीन, केवल एक और दो, डी ऑप्शन है एक दो तीन। तो ये सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी भी उसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक दो तीन सभी सही है स्टेटमेंट। यहाँ पे एक दो तीन ऑप्शन दिया था, तो इसमें जो है इसका एक दो तीन तीनों राइट हो जाएगा। तो इसमें जो पहला चैप्टर में जो प्रश्न था MCQ में, तो इतना ही सारे प्रश्न था। तो इस सारे प्रश्नों को हमने एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लिया है। तो आगे का जो वीडियो होगा वो फिर सेकंड चैप्टर का थ्योरी होगा,
फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका फिर MCQ होगा। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।